हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एलेगरी ऑफ केव्स की, जो कि थ्योरी ऑफ फॉर्म्स का एक एक्सटेंशन है। प्लस समझेंगे स्कॉलर्स के थ्रू कि पूरे के पूरे थ्योरी ऑफ फॉर्म्स का क्या असेसमेंट है। तो चलिए, जब हम बात करते हैं एलेगरी ऑफ केव्स की, तो प्लेटो कहता है कि देखो भाई, होता क्या है कि पीपल जो हैं दे लिव इन केव्स। अब वो ऐसा क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है क्योंकि ये जो लोग केव में रहते हैं, वो कहता है कि दे आर बेसिकली चेन्ड। इनको चेन से बांध के रखा हुआ है। इनके पीछे एक फायर लगी हुई है। फायर की वजह से एक सामने वॉल पे रिफ्लेक्शन आ रहा है। और उस रिफ्लेक्शन से क्या हो रहा है कि जो केव के पीछे की एंट्री है, उस एंट्री के आसपास की जो भी एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज का रिफ्लेक्शन इनको ये फायर की वजह से वॉल पे दिखता है। और वॉल पे जो भी रिफ्लेक्शन दिखती है, इस रिफ्लेक्शन को बेसिकली, जो ये शैडोज हैं, इनको ये लोग बेसिकली रियल मानते हैं। तो प्लेटो कहता है कि सारी दुनिया के लोग, पहली बात तो ज्यादातर इस प्रकार के केव में रह रहे हैं। अच्छा, इसको अलेगरी ऑफ केव क्यों बोला जाता है? इसको अलेगरी ऑफ केव इसलिए बोला जाता है क्योंकि अलेगरी का मतलब होता है एक एनालॉजी देना। तो प्लेटो यहाँ पर क्या कर रहा है कि केव का एक उदाहरण लेके, एक एग्जाम्पल लेके, एक सहारा लेके एक एग्जाम्पल दे रहा है, इस तरीके से समझाने के लिए कि आफ्टर ऑल यहाँ पर हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो प्लेटो क्या बोल रहा है? प्लेटो ये कह रहा है कि देखो भाई, एक अलेगरी है केव की, कि जितने भी आदमी हैं वो बेसिकली एक केव में रहते हैं, गुफा में रहते हैं। और उनके सामने यहाँ पर एक दीवार है। यहाँ पर वो व्यक्तियों को जो है बांध के रखा हुआ है चेनों से। चेनों से इसलिए बांधा हुआ है ताकि ये जो है जा ना पाए, भाग ना पाए। ये सामने देख रहे हैं। यहाँ पीछे जो है वो फायर लगी हुई है। इस फायर की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है रिफ्लेक्शंस आ रही हैं। रिफ्लेक्शन किस चीज़ की आ रही है? रिफ्लेक्शन आ रही है कि यहाँ जो एग्जिट है, इस एग्जिट पे जो भी यहाँ पर एक्ट्स हो रहे हैं, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो सारी चीज़ों की यहाँ रिफ्लेक्शन हो रही है। तो प्लेटो कह रहा है कि ये जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये सारे के सारे सिर्फ इस वॉल की रिफ्लेक्शन को देख के अपने लाइफ का एक पर्सपेक्टिव बना लेते हैं। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि ये जो टाइप के लोग हैं, इनको प्लेटो ने क्या बोला? दे आर द पीपल हु आर ट्रैप्ड इन देयर बॉडीली एक्टिविटीज, एंड दे आर बेसिकली ट्रैप्ड इन देयर सेंसेस रिलेटेड एक्टिविटीज। इन सिंपल लैंग्वेज प्लेटो कहता है कि ये सारे वो लोग हैं जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि ये बेसिकली रियलिटी को समझना ही नहीं चाहते। ये एक रिफ्लेक्शन के वर्ल्ड में रह रहे हैं, एक शैडो वर्ल्ड में रह रहे हैं। आप आज की डेट में सोच के देखो कि प्लेटो का ये आइडिया कितना रिलेवेंट है। कि प्लेटो कहता है कि जब आज की डेट में अगर हम इसको एलेगरी ऑफ केव्स को अपना के देखें, तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि हम एक शैडोई वर्ल्ड में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम रियल नॉलेज को चाहते ही नहीं। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई रियल नॉलेज हमारे को ला के दे दे। हम उस रियल नॉलेज को सिर्फ अब्जॉर्ब कर लेंगे, हम खुद नहीं पढ़ेंगे उसको। हम अगर उसको सीधा सुन के किसी को ऑब्जर्व कर लेंगे, तो उससे हमारे को रियल नॉलेज मिल जाएगी। बट प्लेटो कहता है कि बॉस, अगर आप ये कर रहे हो तो आप एक शैडो वर्ल्ड में रह रहे हो। आप वो व्यक्ति हो जो एक केव में रह रहे हो, क्योंकि आप सिर्फ चीज़ों के रिफ्लेक्शन और शैडो को पढ़ के यहाँ पर अपने ओपिनियन और पर्सपेक्टिव्स को बना रहे हो। रियल नॉलेज आपको पता ही नहीं है कि क्या होती है। अब प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो कहता है कि भाई, इस केव के अंदर जहाँ पर ये बहुत सारे व्यक्ति ऐसे रह रहे हैं, इनमें से एक व्यक्ति अपनी चेन छुड़ा के भाग जाता है। अब जब वो चेन छुड़ा के भागता है तो वो बाहर आता है। बाहर आके देखता है कि बॉस, एक रियल वर्ल्ड तो बहुत ही अलग वर्ल्ड था। जब वो देखता है कि यार, रियल वर्ल्ड तो बहुत ही अलग वर्ल्ड था, हम तो जो है सिर्फ शैडोज को सुन रहे थे, रियल वर्ल्ड में तो चीज़ें अलग ही हैं। तो इसका पर्सपेक्टिव यहाँ पर चेंज होता है। फिर प्लेटो कहता है कि जब ये व्यक्ति बाहर आता है, तो ये पहले तो इसको बाहर आके थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है। नॉट दैट कि ये बाहर आके सीधा रियल वर्ल्ड को अप्रिशिएट करना शुरू कर देता है। प्लेटो कहता है कि जब ये चेन तोड़ के बाहर आता है ना, तो बाहर आके क्या होता है कि क्योंकि केव में अंधेरा होता है, बाहर जब ये आता है तो सनलाइट होती है। सनलाइट से क्या होता है कि लाइफ की सारी चीज़ें जो हैं आज की डेट में सनलाइट से चल रही हैं। अभी आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था ना कि प्लेटो ने एक एनालॉजी ड्रॉ करके बोला था कि सनलाइट इज व्हाट, समथिंग विच इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ गुड।
क्योंकि सनलाइट होने की वजह से सारी बाकी चीज़ें भी विजिबल हैं। तो प्लेटो कहता है कि जब ये व्यक्ति चेन तोड़ा के बाहर आता है ना, तो इसकी आंखों में भी बेचैनी होती है। तो उस बेचैनी को दूर करने के लिए ये पहले थोड़ा टाइम लेता है अपनी आंखों को एडजस्ट करने में। पर फिर जब ये आंखें एडजस्ट हो जाती हैं तब इसको समझ आता है कि नहीं भाई, सूरज की इस रोशनी से सब कुछ विजिबल है। और क्योंकि सूरज की इस रोशनी से सब कुछ विजिबल है, तो प्लेटो कहता है कि ये फिर बंदा समझता है कि भैया हम जो अंदर लाइफ जी रहे थे वो एक शैडोई लाइफ थी। रियलिटी में अल्टीमेट फॉर्म ऑफ गुड तो ये सनलाइट है। क्योंकि ये सनलाइट होती है, इसकी वजह से हमें बाकी रियल चीज़ें दिखती हैं। तो फिर व्यक्ति क्या करता है कि क्योंकि उसको पता है कि ये अल्टीमेट फॉर्म ऑफ गुड है जिसकी वजह से बाकी चीज़ें विजिबल हैं, तो ये बाकी चीज़ों की ब्यूटी को अप्रिशिएट करता है, उस शैडोई वर्ल्ड से दूर जाता है। पर फिर प्लेटो कहता है कि यही व्यक्ति बाहर निकल के जब ये सारी चीज़ें करता है, करने के बाद अंदर आता है, अंदर आके अपने साथियों को बोलता है कि भाई तुम लोग बेवकूफ़ हो, तुम लोग अभी भी ट्रैप्ड हो इस प्रकार के एक शैडोई वर्ल्ड में, छोड़ो ये सब, चलो बाहर। बाहर चीज़ें अलग हैं, बाहर ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो हमें यहाँ पे शैडो में दिख रही हैं। पर प्रॉब्लम क्या होती है, ये लोग मानते नहीं। ये लोग कहते नहीं हम बाहर नहीं जाएंगे, हम अंदर ही रहेंगे, तू जा, तू पागल है, बल्कि तू जो देख के आया है वो सब गलत है। तो प्लेटो कहता है कि यही एक प्रॉब्लम है कि जब एक व्यक्ति रियल एजुकेशन से फॉर्म्स को देखना शुरू कर देता है, तो फिर दूसरा व्यक्ति, क्योंकि वो एबिलिटी उसमें नहीं होती कि वो अपने सोल को इंट्रोस्पेक्ट करके उन फॉर्म्स को देखे, इस रीज़न से क्या होता है कि वो व्यक्ति जो अभी भी एक केव के अंदर रह रहा है, वो आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। इस रीज़न से आप देखो कि आज की डेट में हम लोग जब कहते हैं कि हमारी लाइफ इज़ ड्रिवन बाय इन्फ्लुएंसर्स, तो ये प्रॉब्लम है। हमारी लाइफ आज की डेट में इन्फ्लुएंसर से ड्रिवन क्यों होनी चाहिए? ये तो गलत चीज़ है। हमारी लाइफ शुड नेवर बी ड्रिवन बाय इन्फ्लुएंसर्स। क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं, वो आपको एक शैडोई वर्ल्ड में रख रहे हैं। वो आपको ओरिजिनल नॉलेज नहीं दे पा रहे। ओरिजिनल नॉलेज कहाँ मिलेगी आपको? किताबों में, खुद एक्सपीरियंस करके। कब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे चीज़, तब आपको पता चलेगा कि नहीं भाई, इन्फ्लुएंसर के तहत बोली गई चीज़ जो थी और जो हमने एक्सपीरियंस करी, दोनों में बहुत फ़र्क है। आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम की रीलों में या यूट्यूब के शॉर्ट्स में कई बार आपको ऐसी टूरिज्म वाली रील्स आती हैं, रियलिटी वर्सेस इंस्टाग्राम पिक्चर। इंस्टाग्राम में एक बड़ी ड्रीमी सी पिक्चर दिखाई जाएगी, पर जो बंदा है जब वो रील बनाने वहाँ पर रियलिटी में जाता है तो फुस हो जाता है, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ होता ही नहीं। जैसे आईफल टावर है पेरिस में, उसकी जो पिक्चर दिखाई जाती है कि भाई एक बहुत मैजेस्टिक सा टावर है, उसके नीचे जाके खड़े हो तो पता चलता है कि कुछ नहीं है, बस एक लोहे का कबाड़ का पुल बना रखा है उन्होंने। मैं तो अपनी आंखों से देख के आया हूँ उसको। मुझे तो कुछ इतना वो सो कॉल्ड वाओ मैजेस्टिक कुछ नहीं लगा। गंदा सा कोई एक वो लोहे का मतलब जिसको पेंट तक नहीं मारा हुआ वैसा सब उन्होंने बना के रखा हुआ है, खंडर सा। उसको देखने के लिए दुनिया पागल है। तो आप चीज़ को समझो कि प्लेटो कह रहा है कि सबसे बड़ी चीज़ एलेगरी ऑफ केव में क्या होती है, कि बहुत सारे लोग केव में ही रहना पसंद करते हैं। जब वो केव से बाहर निकलते हैं तो उनको अल्टीमेट फॉर्म ऑफ गुड दिखता है। जब उनको अल्टीमेट फॉर्म ऑफ गुड दिखता है तो उनको मालूम चलता है कि भाई हम जो है फिजिकल वर्ल्ड से निकल के बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन हर बंदा वो फिजिकल वर्ल्ड से बाहर जाकर जो अल्टीमेट फॉर्म ऑफ गुड है, पहली बात तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्लेटो कहता है कि भाई यहाँ पर लोग केव के अंदर रहने में कंफर्ट डेवलप करते हैं। इस रीजन से वो कहता है कि लाइफ में आपको दो ही प्रकार के लोग मिलेंगे। जो एक होगा रियल वर्ल्ड की नॉलेज को अप्रिशिएट करेंगे, जो फॉर्म्स को अप्रिशिएट करेंगे, अल्टीमेट फॉर्म्स को अप्रिशिएट करेंगे। और ये लोग होंगे जो जस्टिस की ओर स्ट्राइव करेंगे। और यही वो लोग होंगे, प्लेटो कहता है, जो इवेंचुअली फिलोसफर्स भी होंगे। बट ये लोग बहुत कम होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग, प्लेटो कहता है, कि विल प्रेफर टू लिव इन द फिजिकल वर्ल्ड। और ये फिजिकल वर्ल्ड कौन सा है? ये केव है, जहां पर वो सिर्फ शैडोज को ही देखते रह जाएंगे और एक वीक लाइफ जिएंगे। तो जाहिर सी बात है, दे आर नॉट फिलोसफर्स। दे आर नॉट फिलोसफर्स। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, जो यहाँ पर प्लेटो समझाने की एलेगरी ऑफ केव में कोशिश कर रहा है। अब प्लेटो ने मीसो एंड फीडो नाम की जो दो उसकी किताबें थी,
यहाँ पर उसने एनमनीसिस की आइडिया का चर्चा किया। एनमनीसिस मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि वो होता है एक रिकलेक्शन ऑफ दैट स्पार्क। वो एक ऐसा स्पार्क होता है जो आपके सोल में आता है, और सोल में भी तब आता है जब आप किसी ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हो। और वो इसलिए आता है क्योंकि आपके सोल में ब्यूटी हमेशा होती है, वो कहीं जाती नहीं है, प्लेटो कहता है। अब इसी चीज के ऊपर एक स्कॉलर हैं जिनका नाम है FM कॉनफोर्ड। उन्होंने क्या बोला, FM कॉनफोर्ड ने ये बात बोली कि प्लेटो कहता है कि भाई जब वो एनमनीसिस की चर्चा कर रहा है तो ये किसी भी प्रकार का कोई सेंसरी एक्सपीरियंस नहीं है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है एनमनीसिस का जो आज की डेट में सिर्फ एक रैशनल रिकलेक्शन से आता है। तो प्लेटो की ये बात को समझिए। प्लेटो कह रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई सेंसरी एक्सपीरियंस आज की डेट में आपको मदद नहीं करेगा आपके सोल के अंदर वो स्पार्क लाने के लिए। अगर आप मान लीजिए पोइट्री सुन रहे हैं, पोइट्री सुनते सुनते आपको पोइट्री की ब्यूटी बहुत अच्छी लगी, आप उस ब्यूटी को अप्रिशिएट कर रहे हो, तो प्लेटो कहेगा और FM कॉनफोर्ड कहेंगे कि ये एक रैशनल एक्सपीरियंस से आया है, ये कोई सेंसरी एक्सपीरियंस नहीं था सिर्फ पोइट्री को सुनने का। तो यहाँ पर वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है FM कॉनफोर्ड, वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि सोल में जब तक व्यक्ति रैशनली नहीं झांकेगा तब तक व्यक्ति जो है किसी भी तरीके से एनमनीसिस नहीं कर पाएगा। तो एनमनीसिस करने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है? सबसे इंपॉर्टेंटली एनमनीसिस करने के लिए आपको रैशनली इंट्रोस्पेक्ट करना है, एक सेंसरी बिहेवियर नहीं बल्कि एक रैशनल बिहेवियर से सोल के अंदर ये चीज आपको विजिबल होगी। तो ये जानने की आपको आवश्यकता है। दूसरा, RD आर्चर हिंद, वो कहता है कि देर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ रेमिनिसेंस। इसका मतलब क्या है? वो कहता है कि प्लेटो के मुताबिक लर्निंग जो है इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकवरी। क्योंकि सोल जो है आपका वो इटरनल है, इसके अंदर तो ट्रुथ छुपा हुआ है। तो जो भी आप लर्निंग कर रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो, RD आर्चर इंद कहता है कि प्लेटो के हिसाब से जो एजुकेशन आपको मिल रही है, जो भी लर्निंग आप ले रहे हो, वो एक प्रोसेस ऑफ रिकवरी है। किस चीज की रिकवरी? रिकवरी ऑफ सोल। आप अपने सोल को रिकवर कर पा रहे हो। तो प्लेटो के मुताबिक एक सोल की रिकवरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये जो सोल की रिकवरी है ये तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप एक एलिगरी ऑफ केव के मुताबिक केव से बाहर निकलकर एक फिजिकल वर्ल्ड से निकलकर एक रियल वर्ल्ड की ओर जाओगे। तो यही RD आर्चर इंद कह रहा है। वो कहता है कि प्लेटो ने अपनी पूरी थ्योरी जो दी है दैट इज बेसिकली सेंटर्ड अराउंड द डॉक्ट्रिन ऑफ रेमिनिसेंस। रेमिनिसेंस मीन्स दैट लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ सोल, क्योंकि सोल हैज दैट इटर्नल ट्रूथ। तो उस इटर्नल ट्रूथ को आपको बेसिकली रिकवर करना है यहाँ पर। और जब आप उसको रिकवर कर लोगे तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि उस सोल के रिकवरी से आप एक रियल वर्ल्ड के अंदर एंटर कर पाओगे फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है जी। इसके बाद देखें अगर हम, तो आइरिस मुर्डॉक ने क्या बोला अगला? आइरिस मुर्डॉक ने ये बोला कि पूरी की पूरी मॉरल विजन जो है इज टोर्न अवे फ्रॉम इल्यूजन व्हेन वी एंटर द रियल वर्ल्ड। तो आइरिस मुर्डॉक ये कह रहा है कि भाई हम लोग एक बेसिकली माया जाल में रहते हैं। इस माया जाल से निकलने का एक ही तरीका है कि जब आप प्लेटो के एलेगरी ऑफ केव की ब्यूटी को समझो, जब आप प्लेटो के एलेगरी ऑफ केव के साथ साथ प्लेटो के थ्योरी ऑफ फॉर्म को समझो,
आपके एलेगरी ऑफ केव और थ्योरी ऑफ फॉर्म को समझने से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाएगी कि आपको समझते ही आप इस मोह माया की जिंदगी से निकल के एक रियल वर्ल्ड की जिंदगी की ओर बढ़ जाओगे। और जब आप इस मोह माया की जिंदगी से निकल के एक रियल वर्ल्ड की जिंदगी में बढ़ जाओगे, तो उस केस में आपको एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी। और जो चीज़ क्लियर होगी वो ये है कि आप एक ऐसी लाइफ जियोगे जिसमें मोरालिटी आपके लाइफ की विजन को गाइड करेगी। मोरालिटी आपके लाइफ की विजन को गाइड करेगी। तो ये आइरिस मुर्डॉक कह रहा है। बट यहाँ पर फिर एक व्यक्ति कार्ल पॉपर आ जाता है, जिसके बारे में हम लोग प्लेटो के टाइम पे काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, हर डायमेंशन में करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, क्रिटिक है प्लेटो का। तो ये कहता है कि भाई प्लेटो का ये जो पूरा आइडिया है ना, ये परफेक्ट फॉर्म वाला, वो कहता है ये गलत है। वो इसलिए गलत है बिकॉज वो कहता है कि जब आप लाइफ को एक सिंगल फॉर्म की पास ले आते हो, आप कहते हो कि लाइफ इज ऑल अबाउट दिस वन फॉर्म। और फिर आप कहते हो कि जो लाइफ है, व्हेन इट इज नॉट ओनली अबाउट दिस वन फॉर्म, बट ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ फिलोसफर्स को ही पता चलेगी, बाकी किसी को नहीं पता चलेगी। तो कार्ल पॉपर कह रहा है कि भाई देखो प्रॉब्लम क्या है। पहले तो आप लाइफ को जीरो डाउन कर रहे हो एक सिंगल फॉर्म में, फिर आप कह रहे हो कि ये सिंगल फॉर्म सिर्फ अवेलेबल होगी किसको, फिलोसफर को। और प्लेटो को वो कहता है कि अगर हम इस नज़रिए से देखें कि वो कहता है कि सिर्फ फिलोसफर ही इस सिंगल फॉर्म को समझ पाएगा, तो इसको समझने में प्रॉब्लम क्या है। वो कहता है प्रॉब्लम ये है कि बस जिसने ये समझ लिया वो फिर अथॉरिटेरियनिज्म करेगा। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? जिसने समझ लिया वो फिर अथॉरिटेरियनिज्म करेगा। क्यों? क्योंकि देखो कार्ल पॉपर ये कह रहा है कि भाई आप चीज़ को समझो। आज कार्ल पॉपर बोलता है कि अगर सिर्फ फिलोसोफर ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसको वो एबिलिटी है, जिस एबिलिटी से वो फॉर्म्स को समझ पा रहा है, तो ये एबिलिटी अगर केवल और केवल सिर्फ फिलोसोफर के पास रह गई, तो ये एबिलिटी की वजह से फिलोसोफर जो है बाकियों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और वो कंट्रोल इसलिए करेगा क्योंकि वो कहेगा कि भाई मैंने उस नॉलेज को प्राप्त कर लिया जो तुम्हारी हैसियत नहीं है प्राप्त करने की। क्योंकि मैंने उस एजुकेशन के थ्रू अपने उस सोल के अंदर इंट्रोस्पेक्ट कर करके वो फॉर्म्स को उजागर कर लिया जो आप एक रियल वर्ल्ड में देख ही नहीं पा रहे हो। आप क्योंकि अभी भी फिजिकल वर्ल्ड में रह रहे हो। तो कार्ल पॉपर का मानना ये है कि अगर केवल फिलोसोफर को वो नॉलेज आ जाती है तो वो फिलोसोफर एरोगेंट हो जाएगा। एरोगेंट होके वो क्या करेगा, वो दूसरों को कंट्रोल करेगा। तो ये कंट्रोल करने का व्यक्ति जो है ये क्या करेगा, इवेंचुअली अथॉरिटेरियनिज्म की ओर बढ़ेगा। तो प्लेटो ये कह रहा है कि भैया फॉर्म्स जो हैं वो किसी को भी ले जा सकते हैं, पर ले जा सिर्फ उसको सकते हैं जो इवेंचुअली फिलोसोफर हो। प्लेटो की भी ये शॉर्टकमिंग है। वो ये देखो शॉर्टकमिंग भी है और प्लेटो का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है जो कार्ल पॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। कार्ल पॉपर ये कह रहा है कि भाई सिर्फ फिलोसफर को नॉलेज है तो देयरफॉर फिलोसफर माइट ट्राई टू कंट्रोल बिकॉज ही मे बिकम एरोगेंट एंड देयरबाय अथॉरिटेरियन। बट प्लेटो कहीं पर भी ये नहीं कह रहा कि पीपल आर बॉर्न फिलोसफर्स। प्लेटो यहाँ पर कार्ल पॉपर के काउंटर में क्या कहता है, अगर हम देखें तो कार्ल पॉपर को अगर कल को एग्जाम में काउंटर करना आ जाए तो आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे ना कि भाई प्लेटो ने तो कभी ये बात नहीं बोली कि फिलोसफी विल बी द रेलम ऑफ ओनली अ फ्यू। इनफैक्ट प्लेटो ने तो कहा कि यार कोई भी व्यक्ति केव से बाहर आ सकता है। अब आप सोचो कि जो एलेगरी ऑफ केव थी, इस एलेगरी ऑफ केव में मान लो ये तीसरा वाला व्यक्ति जो है, ये वाला व्यक्ति बाहर आया था, तो कोई प्लेटो ने उस समय इस ये चीज़ को तो नहीं बोला था कि ये व्यक्ति बाहर इसलिए आएगा जस्ट बिकॉज इसी में फिलोसोफर होने के टेनेट्स दिख रहे हैं। आप समझ रहे हो, इनमें से कोई भी व्यक्ति बाहर आ सकता है। तो प्लेटो इज नॉट बेसिकली एक्सक्लूसिवाइजिंग फिलोसफी ओनली टू अ फ्यू। It is only the interpretation of Karl Popper that person who may have the access to philosophy may be able to see the forms and is the one who has come out of the cave. So it is in this context he says that what will happen eventually is that this person philosopher with that knowledge may become arrogant. Not only may become arrogant, but if he becomes arrogant, he will try to control others. Therefore, it will create conditions for authoritarianism. तो ये कह रहा है यहाँ पर कार्ल पॉपर। अब ये चीज़ को हमें समझने की आवश्यकता है कि ये जो कार्ल पॉपर का पर्सपेक्टिव है, इसका एक काउंटर भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और ये काउंटर आपको जानने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि कल को अगर एग्जाम में ये बात बोली जाए तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर सिमिलरली हैना आरेंट जो है,
वो कहती है कि भाई मोस्ट पीपल लिव इन द केव ओनली। और ये जो लोग होते हैं ना, दे आर ससेप्टेबल टू प्रोपोगेंडा। देखो हैना अरेंट जब हम पढ़ेंगे ना, तो हैना अरेंट ने, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के सिनेरियो को एनालाइज किया था, और वर्ल्ड वॉर 2 के सिनेरियो में उसने नाजी हिटलर के पूरे पीरियड को भी एनालाइज किया था। और नाजी हिटलर के पीरियड पे पूरा प्रोपोगेंडा वाज एट इट्स पीक। तो वो हर चीज़ को ना वो प्रोपोगेंडा के लेंस से दिखती है। तो इसीलिए हैना अरेंट की राइटिंग में आप ना वर्ड प्रोपोगेंडा काफ़ी सुनोगे। अच्छा, अभी क्या है कि हैना अरेंट कहती है कि भाई जो व्यक्ति केव में रहता है, जो रियल वर्ल्ड में आना ही नहीं चाहता, जो सिर्फ शैडोज में रहता है, बात भी सही है। आपको देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि जो आदमी केव में रह रहा है वो आदमी कौन है? वो आदमी वो है जो इन्फ्लुएंसर से प्रभावित होगा। वो आदमी कभी भी जो है नॉलेज को लेकर प्रभावित नहीं होगा इस तरीके से कि वो ट्रू नॉलेज को ढूंढे। अगर वो इन्फ्लुएंसर से प्रभावित होगा, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसा व्यक्ति क्या है, हमेशा ससेप्टेबल होगा प्रोपोगंडा को लेकर। तो इस बात में तो कोई गलती नहीं है किसी भी तरीके से। तो ये जो पॉइंट बोला, ये बिल्कुल सही बोला है ना अरेंट ने। इसी रीजन से वो कहती है कि ये टाइप के लोग जो है, ये सोशल कंफॉर्मिटी की कोशिश करेंगे। और आज ये होता भी है कि जो आदमी ससेप्टेबल होता है प्रोपोगंडा को लेकर, वो सोशल कंफॉर्मिटी को ही एक्सेप्ट करता है। वो सिर्फ ये कोशिश करेगा कि किस तरीके से सोशली वो ब्लेंड कर जाए, क्योंकि जो डोमिनेंट प्रोपोगंडा चल रहा है वो भी उसका हिस्सा है। तो सोशल कंफॉर्मिटी हो गई। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनका नाम है एल्फ्रेड नॉर्थ वाइटहेड। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीव वो दिया है, असेसमेंट दिया है। इन्होंने कहा कि जब प्लेटो एलेगरी ऑफ केव की बात करता है, तो केव इज द बर्थ ऑफ आइडियलिज्म। केव इज द बर्थ ऑफ आइडियलिज्म का मतलब ये होता है कि आइडिया दैट फिलोसफी इज ऑल अबाउट मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट्स, नॉट मटीरियलिज्म। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। हेल्फ्रेड नॉर्थ वाइटहेड जो है वो क्या कर रहे थे, वो पूरे के पूरे ना फिलोसफिकल ट्रेडिशन को पढ़ रहे थे। उस फिलोसफिकल ट्रेडिशन को पढ़ते हुए उन्होंने क्या करा कि उन्होंने पूरी की पूरी यूरोपियन फिलोसफी पढ़ी। उन्होंने कहा कि यार मेरे हिसाब से जो पूरी यूरोपियन फिलोसफी है, वो सिर्फ आदमी को मटीरियलिज्म की ओर लेके जाती है। और आज फैक्ट है ये बात। आप अगर वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ते हो, और खास करके इंडियन फिलोसफी या ईस्टर्न फिलोसफी के साथ कंपेयर करते हो, तो देर इज अ ह्यूज डिफरेंस। यूरोपियन फिलोसफी जो है, वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आदमी को मटीरियलिस्ट बनाने की कोशिश करती है। वो बार बार ये कहती है कि मटीरियलिज्म इज वेयर द फ्यूचर लाइज। तो क्योंकि वो कोशिश करती है मटीरियलिज्म और मटीरियलिस्ट बनाने के लिए आपको, इस रीजन से क्या होता है कि एल्फ्रेड नॉर्थ वाइटेड कहते हैं कि जब प्लेटो यहाँ पर बात करता है बेसिकली आइडियलिज्म की, एलेगरी ऑफ केव, कि आप एक आइडियलिस्ट वर्ल्ड में पड़े हुए हो, बाहर ही नहीं आना चाहते, तो प्लेटो के इस पूरे के पूरे गेम से क्या होता है, वो पूरे के पूरे गेम से वो यूरोपियन फिलोसफी को क्या करते हैं, वो पूरे के पूरे यूरोपियन फिलोसफी को एक स्ट्रोक में फुटनोट्स बना देता है प्लेटो का। तो ये चीज को समझो आप, कि जब वो कहता है कि पूरी यूरोपियन फिलोसफी मटीरियलिज्म ओरिएंटेड है, लेकिन इस मटीरियलिज्म ओरिएंटेड फिलोसफी में एक वेस्टर्न थिंकर जिसका नाम प्लेटो है, जब वो आइडियलिज्म की बात करता है, तो पूरी वेस्टर्न फिलोसफी जो है वो प्लेटो के थ्योरी के फुटनोट्स बन के रह जाती है, क्योंकि वो रिकनसाइल ही नहीं कर पाती कि इस आइडिया को हम कैसे एक्सेप्ट करें। तो एल्फ्रेड नॉर्थ वाइटेड कह रहा है कि वेस्टर्न ट्रेडिशन में एक बहुत बड़ा डिबेट ये भी है कि क्या हमें प्लेटो को वो स्थान वेस्टर्न फिलोसफी के स्टार्टिंग पॉइंट का देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाकी आगे की पूरी फिलोसफी मटीरियलिज्म है, और यहाँ पर ये व्यक्ति जो है ये आइडियलिज्म की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये डिबेट जो है रिकनसाइल नहीं हो पा रहा। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि इस केस में आज प्लेटो का जो ये पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग है विद रिस्पेक्ट टू एलेगरी ऑफ केव्स, ये हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आज की डेट में अलग अलग स्कॉलर्स के नज़रिए से मैनिफेस्ट करती हैं। तो एलेगरी ऑफ केव हो या फॉर दैट मैटर थ्योरी ऑफ फॉर्म हो, ये दोनों लिंक्ड हैं आपकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन और थ्योरी ऑफ जस्टिस से।
इसीलिए मैंने आपको बोला था कि थ्योरी ऑफ जस्टिस को समझ लो तो आगे सारी चीजें विल ओनली एंड अप इन स्ट्राइविंग टुवर्ड्स जस्टिस। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया। थैंक यू।